यूपी यानी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के एक गांव पड़ता है शाहडब्बर और वहीं का रहने वाला एक नौजवान युवा जिसका नाम होता है सचिन राठी। सचिन राठी उत्तर प्रदेश के भीतर पुलिस कांस्टेबल होते हैं और वो एक बदमाश यानी हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार करने के लिए अपने टीम के साथ गए हुए थे और हिस्ट्री सीटर के तरफ से जो गोलियां चलती है उस गोली लगती है उस कांस्टेबल की जांघ में, सचिन राठी की जांघ में। कांस्टेबल की मौत हो जाती है कुछ देर बाद। उसके बाद उनके शरीर को ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम हो जाता है और इसी दौरान जब इस पार्थिव शरीर को वहां से एक गांव की तरफ से ले जाने की तैयारी हो रही थी, इत्तेफाक से वहां पर इनकी मंगेतर यानी कि कोमल देसवाल वहां पे मौके पर पहुंच जाते हैं और कोमल देसवाल जिनसे शादी होने वाली थी सचिन राठी की 5 फरवरी 2024 को, वह एक सवाल उठाते, एक सवाल करते कि किसी के जांघ में गोली लगने से आखिरकार मौत कैसे हुई। यही बहुत बड़ा एक सवाल था, सच में जांघ में गोली लगने से मौत कैसे हो सकती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने की प्रयास करेंगे कि क्या सच में हिस्ट्री सीटर की तरफ से जो गोली चली थी उससे लगने से उसकी मौत होती है या फिर किसी और कारण से मौत होती है। इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ ही एक बात और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि जब जब पुलिस के ऊपर कोई आफत आती है, कोई हमला होता है पुलिस के ऊपर, तब तब अपना पुलिस रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। अपराधियों को कम से कम दिनों में, कम से कम समय में ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपराधी आराम से बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की सच्ची घटना जो आपको बताने वाला है, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला एक पड़ता है कन्नौज, उसी का एक थाना पड़ता है विष्णुगढ़। दरअसल विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का गांव लगता है धरनी धीरपुर नगरिया। बात आपसे हम कर रहे हैं 5 सितंबर साल 1998 की। इसी गांव का रहने वाला एक नौजवान लड़का होता है जिसका अलग अलग 3 नाम होता है। एक नाम अशोक यादव उर्फ मोनुआ यादव और मुन्ना यादव। इनको 3 अलग अलग नामों से इस व्यक्ति को जाना जाता है, लेकिन मुनुआ यादव जो होता है उसका नाम कुछ ज्यादा प्रचलित होता है। जब अपने जवानी की दहलीज से कुछ आगे कदम बढ़ाता है तो वो गुंडागर्दी की तरफ उसका मन ज्यादा उचाट होने लगता है। किसी को मारना पीटना, लूट तरीके करने, चैन सीने, मतलब उसके लिए ये सब चीज आम बातें हो जाती है। गांव का ही एक व्यक्ति होता है, उससे वो रंगदारी वसूलता है। तारीख होती है 5 सितंबर 1998। जब वो रंगदारी की रकम नहीं मिलती तो उसके पास जाकर के उसकी हत्या कर देता है। नाम था उस व्यक्ति का राम सरोवर। राम सरोवर की इस तारीख की जब हत्याएं होती है तो पूरे इलाके में खलबली मच जाती है कि मोनुआ ने एक हत्या कर दिया है। जब हत्या की बात सामने आती है तो पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस इस मोनुआ को भी गिरफ्तार कर देता है। साथ ही उसके पारिवारिक भाई होता है सुखबीर, इसको भी गिरफ्तार होता है। एक और व्यक्ति होता है सुरेंद्र, उसको भी गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती है। लेकिन राम सरोवर की हत्या के बाद जो उसके परिवार के लोग थे, उनके अंदर आग की ज्वाला धधक रही थी कि अपने भाई की हत्या का हर हाल पर वो कीमत लेना, बदला लेना था। गांव का एक शिक्षक होता है, यानी कि विष्णुगढ़ के जूनियर हाई स्कूल एक होता है, वहां पर एक प्रधान अध्यापक होते हैं राम प्रकाश। जी हाँ, राम प्रकाश की भाई की हत्या हुई थी और वो अपने भाई की हत्या का हर हाल में बदला लेना चाहते थे, लेकिन हत्यारे होते हैं जेल के भीतर, सलाखों के भीतर। आखिर सलाखों के पीछे वो थे। आखिरकार बात वही, फिर करे तो फिर क्या करे। लेकिन उनको मौका मिल जाता है 17 अक्टूबर 1998 को और इस मोनुआ यादव का जो सगा भाई होता है सुखबीर, उसकी वो हत्या कर देते हैं। यानी शिक्षक मोनुआ यादव की भाई की जो हत्या करता है, फिर वो भी जेल चले जाते हैं। और फिर साथ ही मोनुआ यादव की इस बात का पता चल जाता है, लेकिन मोनुआ यादव इसी ताक में बैठा हुआ कि वो अपने भाई का हत्या का हर हाल में बदला फिर लेगा। वो लगातार मतलब पैरोल के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन 9 महीने बाद जब उसकी बहन की शादी होती है मई 1999 के भीतर, तो उसको मौका मिल जाता है कि तुम अपनी बहन की शादी में जा सकते हो, लेकिन पैरोल पे जा सकते हो। उस समय उनके साथ कांस्टेबल भी भेजे जाते हैं ताकि ये कहीं भाग न सके। अभी बहन की शादी हो रही थी, बहन की शादी में जब कांस्टेबल आए हुए थे जो कि उनके खुद देख रेख में आए हुए थे कि ये कहीं भाग न जाए, जो पैरोल पे जो ये आया था मुन्ना यादव, तो मौका पाते ही उन्होंने अपने ही भाइयों के साथ में जो आए थे उसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाया और खाने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं और उनकी राइफलें लेकर के मुन्ना यादव वहां से भाग उठता है, फरार हो जाता है। जैसे ही वो भागता है, अब साल 2000 आ जाता है। सन 2000 में आने के बाद मुन्ना अपने ही गांव में एक घर के भीतर घुसता है और वहां जाकर के ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लगातार गोलियां चलाई जा रही थी उन्हीं राइफलों के भीतर से, जो राइफल उन पुलिस वालों की थी जिनको नशीला पदार्थ खिलाकर सुंघा करके उनकी राइफलें लूट ली थी। जब गोलियां चलती है तो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो उठते हैं। एक रक्षपाल होते हैं, एक दूसरा अवधेश होते हैं, तीसरा का नाम होता है गुटकन। 3 लोग जब घायल हो जाते हैं गंभीर रूप से, हालांकि इसके भीतर कोई कैजुअलिटी ज्यादा नहीं होती, लेकिन पुलिस को जब सूचना मिलती है, खबर मिलती है, तो पुलिस इस व्यक्ति मोनू यादव की
गिरफ्तार करने के लिए तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस को इसमें कोई सफलता नहीं मिलती। और ये शातिर जो व्यक्ति होता है मुनुआ यादव, ये लगातार अपना गैंग उसके बाद बढ़ाने लगता है। उसके बाद अब अकेला नहीं चलता था, इसके साथ कई गुंडे, कई कई बदमाश, कई मवालिया चलते थे। इसी साल यानी 2000 की बात होती है, जब एक पहले घर में हमला करता है, तभी मौका पाते हुए एक कुशलपुर गांव पड़ता है। कुशलपुर गांव के भीतर एक आदमी होता है, एक व्यक्ति होता है अरविंद, उसके ऊपर ये हमला करते हैं और अरविंद की फिर हत्या कर दी। अरविंद की हत्या करके फिर भाग जाता है, फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस के लिए अब मुनिया यादव कहीं ना कहीं सरदर्द बन चुका था। मुनिया यादव को लगातार पुलिस गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहे थे। आखिरकार पुलिस को सूचना मिलती है कि किशन थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है उरेलापुर के भीतर ये देखा गया है। पुलिस ने वहां जाल बिछाया, चारों तरफ घेराबंदी की, और घेराबंदी करने के बाद यहाँ पुलिस से मुठभेड़ शुरू होती है मुनिया यादव की। और ये पुलिस गिरफ्तार करने के लिए मुनिया यादव का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस को अपने चारों तरफ घेराबंदी होते देख इसको लगा कि कहीं अगर राइफल हम छोड़ के नहीं भागे तो आज पुलिस हर हाल में उसको मार गिराएगा, इसलिए वो राइफल ही छोड़ देता है और वहां से मौका पाते ही भाग उठता है। लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार तब भी नहीं कर पाती। समय आगे बीतता है, लेकिन साल 2002 आ जाता है। इसके मन में आग धधक ही रहा था, क्योंकि सुनील यादव जो उसका भाई होता है उसकी हत्या की जाती है। हत्या करने वाला गांव का ही एक जूनियर हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक जो ने हम जिक्र किए, और उनकी राम प्रकाश की तलाश में उसके बाद जुट जाता है। राम प्रकाश वो होते हैं जिसने मुनुआ यादव की उनकी भाई की हत्या की थी, राम सरोवर की। अब मौका पाते ही साल 2002 में उन प्रधानाध्यापक की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद 2002 में ये फिर से भाग जाता है। लेकिन साल 2003 के भीतर मथुरा की पुलिस ने इनको मुनिया यादव को फिर गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद कुछ दिनों के बाद इसे जमानत मिल जाता है। मुनिया यादव को जब जमानत मिलती है तो ये जब गांव आता है, गांव आने के बाद चोरी छिपे से इसका अपना खुद का एक गैंग तब तक बन चुका था। समय आगे बढ़ रहा था, पुलिस से इसका सीधा सीधा कोई टकराव नहीं था। टकराव अगर था तो इसने सिर्फ राइफल ली थी, और राइफल इसने जैसे मुठभेड़ में ये वापस कर दिया। समय आगे बीतते रहता है, इसका काम होता था गुंडागर्दी करना, लूट करना, डकैती करना, फिरौती मांगना। इस तरह से कई मुकदमे इसके ऊपर शामिल हो जाता है। इसकी पत्नी होती है, गांव जाया करता था, श्यामा देवी इसकी पत्नी होती है। उसको कहता है कि तुम्हें इलेक्शन लड़ना है, गांव के मुखिया के लिए यानी प्रधान के लिए इलेक्शन लड़ना है। उसके लिए तैयारी करता है, और गांव में इसका दबदबा बन चुका था। जो इसके दुश्मन थे, 2-3 दुश्मनों के थे तो मार ही दिया था, हत्या कर दिया था। इसलिए किसी की चू नहीं बोलती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और इसने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया प्रधान के लिए। और दीनपुर, कमलपुर, कई ऐसे गांव में जाकर के ग्राम पंचायत मिला करके, सारे गांव में मिला के ग्राम पंचायत बनता है, और इसकी पत्नी ग्राम पंचायत का प्रधान बन जाती है। 500 अधिक वोटों पाने के बाद ये प्रधान बनती है। साल 2015 से 2021 तक एक रुतबा बन गया था। गांव के भीतर भी एक जलवा कायम था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसका कोई मुकाबला कर सके। गांव से करीब करीब 500 मीटर अलग, दूर दूर तक 500 मीटर के दूर तक इसके दायरे में कोई भी घर नहीं होता था। 3.5 बीघे में अपनी 3 मंजिला एक घर बनाया था। उस घर को चाहे वो हाई मास्क लाइटें हो या फिर कहे सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरीके से उसको लैस कर दिया था। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाएगा तो पहले से उसे देख लेता। इसके बच्चे, परिवार वाले के लोग की जिम्मेदारी होती थी बस उसके ऊपर नजर रखे कि कोई व्यक्ति आ तो नहीं रहा। अब इसने यही काम ही करते रहा, चलता रहा। लेकिन कहा जाता है, अमर उजाला की एक रिपोर्ट में कहा जाता है, पहले 24 साल पहले यानी 1999 के भीतर मैनपुरी जिले के जो बेबर थाना लगता है, वहां पे बलवा और जानलेवा हमले की एक रिपोर्ट दर्ज होती है। जब उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है तो कोर्ट से NBW यानी नॉन बिलेबल वारंट जारी होता है। इसी मुनुआ यादव, इसी अशोक यादव, इसी मुन्ना यादव, जो इसके अलग अलग 3 नाम होते हैं, इसका अपना एक दुर्दांत अपराधी, एक हिस्ट्री सीटर बन जाता है। करीब इसके ऊपर 20 मुकदमे, कहा जाता है कि 20 मुकदमे तब तक हो चुके थे इनके ऊपर। साल 2009 के भीतर इनकी NDPS का एक मुकदमा पड़ता है छिबरामऊ। जब छिबरामऊ में इसका मुकदमा होता है, साथ ही उसमें नॉन बिलेबल वारंट इसके नाम से जब जारी होता है, पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि वहीं पर है, लेकिन ये अपनी बंदूक लेकर के पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है। पुलिस वालों के साथ बदमाशी करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। पुलिस वाले चुपचाप वहां से मौका पाते ही निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस ने यहाँ से सबसे बड़ी गलती ये की थी कि ये बदमाशी दिखाता है, उसके बावजूद भी पुलिस अगली बार, यानी पुलिस को सूचना जब मिलती है 25 दिसंबर 2023 को करीब 4 बजे के आसपास कि ये व्यक्ति यानी अशोक यादव उर्फ मुनुआ यादव उर्फ मुन्ना यादव अपने घर के ऊपर ही है। पुलिस ने यहाँ से छिबरामऊ के जो SHO होते हैं जितेंद्र सिंह, साथ ही बिशुनगढ़ की जो SHO होती हैं पारुल चौधरी, वो अपनी टीम के साथ अब इस मुनुआ यादव की गिरफ्तारी के लिए पहुंचते हैं। इस टीम के भीतर एक कांस्टेबल होता है जिनका नाम होता है सचिन राठी।
सचिन राठी के बारे में थोड़ा सा बात स्पष्ट कर दे। 16 फरवरी साल 2019 में इनको उत्तर प्रदेश पुलिस के भीतर कांस्टेबल का पद मिला था और कन्नौज में इनकी पोस्टिंग होती है। कन्नौज के अलग अलग थानों में इनकी पोस्टिंग रहती है। ये भी साथ उसी टीम में थे और जब ये वहां पर पहुंचते तो पता चलता है कि शाम के करीब 5 बजे के आसपास पुलिस वहां पे पहुंचती है। उसके परिवार यानी उसकी पत्नी देख रही थी, पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है, इसलिए तुमको सतर्क होने की जरूरत है। बाप और बेटे यानी कहे अशोक और उसका बेटा जो होता है ये पूरा पोजीशन ले लेता है। अब जब पुलिस की रिपोर्ट जो बताती है और अखबारों में जो प्रकाशित हो रही है उसकी बात हम कहते हो, अमर उजाला में और अन्य अखबारों में, जो कि पत्नी ने जब देखा और पूरी तरह से एक लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, पुलिस किस किस जगह पे है। ये 2.5 बीघे में बना हुआ इसका घर होता है, 2.5-3-4 बीघे के आसपास जमीन होता है, चारों तरफ खेत ही खेत होता है, गेहूं का खेत होता है। पत्नी कह रही होती है उसने गोली चलाना शुरू किया। 4 घंटे तक मौका पाते ही बदमाश यानी हिस्ट्री सीटर जो होता है पुलिस को देख करके गोलियां लगातार चला रहा था। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई। पुलिस की तरफ से 10 राउंड फायरिंग की जाती है, लेकिन वो बदमाश गिरफ्तार करने की बदमाश को कोशिशें कर रही थी पुलिस, लेकिन लगातार वो बदमाश गोली चला रहा था। इसी बीच एक गोली सचिन राठी के जांग में जाकर के लग जाती है। जैसे सचिन राठी के जांग में गोली लगती है, सचिन राठी गंभीर रूप से घायल हो जाता है, गिर जाता है। और यानी अशोक, उसकी पत्नी श्यामा देवी, जिसका बेटा जो होता है, यहाँ से भागने की कोशिशें कर रहा था। पुलिस ने अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई में जब गोलियां चलाई तो एक बेटे की टांग में गोलियां लग जाती है। अमूमन जैसे पुलिस की मुठभेड़ होती है, सटीक निशाना जो होता है वो केवल टांग में जाकर लगता है, वो भी घुटने के बिल्कुल करीब में जाकर के। यहाँ पर जो है जो श्यामा देवी है वो तो सकुशल, उनको बिना गोली के ही गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, लेकिन बेटा होता है उसकी टांग में गोली लगती है और जो अशोक यादव होता है उसके टांग में गोली लगती है। और इधर जो कांस्टेबल होता है वो सचिन राठी, वो गंभीर रूप से घायल होता है। कहा जाता है कि इस कांस्टेबल को ले जाने के लिए एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस की जो स्पीड होती है बहुत कम होती है, बहुत धीमा होता है। जितना रफ्तार से एम्बुलेंस को जा सकती थी उस जगह पे, लेकिन उतनी रफ्तार उतनी होती नहीं है। आखिरकार वो उस एम्बुलेंस जैसे ही थी, लेकिन वो पहुंचती है जिला अस्पताल के भीतर। लेकिन किसी भी अस्पताल की अमूमन कैसी स्थिति होती है हर कोई जानता है, आप बिल्कुल इस बात को जान रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर उस कांस्टेबल के ऊपर हाथ नहीं रखते, कहते हालत बहुत खराब है, इसलिए हायर मेडिकल सेंटर उसको रेफर करते हैं। इसके बाद उसको लेकर के सचिन राठी को लेके जाया जाता है कानपुर में। कानपुर में इनका इलाज शुरू होता है, रेजेंसी कुछ हॉस्पिटल का नाम होता है। वहां जब इलाज चल रहा था तो यानी 25 दिसंबर 2023 की रात करीब 12:50 यानी 1 बजे के आसपास इनकी मौत हो जाती है। सचिन राठी की मौत हो जाती है 25 दिसंबर आधी रात को। अब यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि अशोक यादव जितना इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार ये प्रशासन भी है, शासन भी है, जो व्यवस्थाएं हैं वो भी है। अगर उन पुलिस वालों को सही समय पे सही जगह पे अगर इलाज हो जाता, एक अच्छे अस्पताल में इलाज कराया जाता, तो शायद उनकी जान अभी बच जाती। क्योंकि जांग में लगने से, गोली लगने से वाकई सच में किसी की इतनी जल्दी मौत नहीं होती। जिस तरीके से देरी होती रही लगातार, और आसपास गांव से लेकर के और वहां तक शहर तक पहुंचने में जो इतना दूरियां थी, जो डिस्टेंस अगर दूरियां कम समय में तय हो जाती, तो शायद आज सचिन राठी सबके बीच जिंदा होते, आज उनको कुछ भी नहीं होता। एक बात और आपको स्पष्ट कर दे कि ऐसे पिछले कई सालों में एक बिकरू कांड हुआ था, याद होगा 2 जुलाई 2020 की रात को कानपुर की पुलिस बिकरू के भीतर जाती है और बिकरू में जाने के बाद उस हिस्ट्री सीटर को, विकास दुबे को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। वहां पे सीओ होते हैं देवेंद्र मिश्रा, एसएचओ होते हैं महेश यादव, एसआई होते हैं अनूप कुमार और नेबूलाल और जितेंद्र पाल, सुल्तान सिंह, बबलू कुमार, राहुल कुमार। और जैसे वहां पे ये सब लोग पहुंचते हैं, सामने से गोलियां चलती है और 8 के 8 पुलिस वाले जो है शहीद हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई बाद में 6 लोगों के ढेर कर दिया, कितने लोगों को गिरफ्तार भी किया। साथ ही एक ऐसी भी घटना हुई 9-10 मई 2023 को, एक जिला पड़ता है जालौन, उसी का एक हाईवे चौकी पड़ती है, वहां पर एक सिपाही भेदजीत सिंह की हत्या की जाती है और वो पता चल जाता है कि हत्या करने वाले में कुल्लू अहिरवार और रमेश सचोखी नाम का एक व्यक्ति होता है। पुलिस उसका भी इनकाउंटर कर देती है, इनकाउंटर में उसे भी ढेर किया जाता है। अगर 30 अगस्त 2023 की बात करें, सरयू एक्सप्रेस के भीतर एक महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसके साथ अभद्रता होती है, जिसमें पता चलता है नाम आता है अनीस खान का। पुलिस अनीस खान को इनकाउंटर में ढेर करती है, मार देती है उसे भी। 24 फरवरी 2023 को ही प्रयागराज के भीतर उमेश पाल हत्याकांड होता है। वहां पे 2 सिपाही की हत्याकांड में जब बमबारी होती है, गोली चलती है, तब मारे जाते हैं 2 सिपाही। एक सिपाही होते हैं राघवेंद्र सिंह और दूसरे सिपाही होते हैं संदीप निषाद। जब ये मारे जाते हैं, जब ये शहीद होते हैं,
तो इसके बाद पुलिस फिर अपना रुद्र रूप धारण करती है, जिसके बाद एक अरबाज होते हैं, उसको भी ढेर किया जाता है 27 फरवरी को। साथ ही 13 अप्रैल 2023 को झांसी के भीतर एक असद का एनकाउंटर होता है, जो अतीक अहमद का बेटा होता है, और एक शूटर होता है गुलाम, उसका भी एनकाउंटर किया जाता है, वो भी ढेर हो जाता है। और पुलिस जब जांच पड़ताल में बैठती, जब पूछताछ की जा रही थी, इसी दौरान अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ होता है, वो पुलिस की अभिरक्षा में, जो पुलिस की घेराबंदी में थे, उसी बीच 3 लड़के आते हैं और गोलियां तरह चलाते हैं, और गोलियां चला करके उसे भी मार देते हैं। यानी पुलिस के ऊपर जब जब हमला हुआ, पुलिस ने तब तब अपना रौद्र रूप दिखाया है, अपना एहसास करा दिया कि देखो, अगर हमारे ऊपर अगर हमला हुआ तो हम आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी। इसलिए प्रशासन से कोई बात तमीजी वाकई नहीं करना चाहिए, नहीं अभद्र व्यवहार करना चाहिए, नहीं पुलिस को ज्यादा जवाब देना चाहिए। सही बात की बात अलग है, लेकिन बदमाशों का जो इस तरह से अंत से गोलियां होती है, जिस तरीके से इस सचिन राठी की बात है, इसकी हत्या होती है, इसकी जो सचिन राठी जो शहीद होते हैं, जो कांस्टेबल, हालांकि ये बात अभी शांत है, कहा गया बुलडोजर भी चला, एक गाड़ी कभी भी पलट सकती, पब्लिक की ये भी डिमांड है कि जो उनका जो संदेश है, लेकिन बात अलग है कि अब कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ये कहना अभी मुश्किल होगा। सचिन के साथ जो कुछ भी हुआ, कहा जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से 50 लाख के आसपास, और पुलिस बीमा की तरफ से करीब 85 लाख रुपए, साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी भी देने की घोषणा की गई है। लेकिन इतना कुछ क्या, 2 करोड़ 4 करोड़, जो 10 करोड़, जो भी हो, कितने भी करोड़ रुपए दी जाए, लेकिन सचिन राठी जब किसी का बेटा जाता है तो करोड़ों से भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जब एक उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही मरा है, किसी का लाल मरा है, वाकई ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस ने सही कदम उठाने की जरूरत है, इस मामले में सही जांच होने की जरूरत है। आखिरकार उस दिन हुआ क्या, ये बात भी सामने आना चाहिए। ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी हमने अपने को जाना और समझाया, बताया, इसको बताने का उद्देश्य आपका परेशान करना नहीं था, आपको दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस घटना के बारे में? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।